नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। आज 3 दिसंबर है, वो तारीख जो दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक हादसे की गवाह है। वो काली रात जिसने हजारों जानें ली और लाखों जिंदगियों को तबाह कर दिया। हम बात कर रहे हैं भोपाल गैस त्रासदी की। आज उसकी बरसी है और आज हम इस हादसे के सभी पहलुओं को आपके सामने लाएंगे। मैं भोपाल हूँ, झीलों और पहाड़ों का शहर। मेरी खूबसूरती और आबो हवा के चर्चे दुनिया भर में होते हैं। एशिया की सबसे खूबसूरत राजधानी का खिताब भी मुझे मिला है। मिले भी क्यों ना, मेरे सीने में सागर जैसे तालाब लहराते हैं, तो मेरी ये हरी भरी वादियां मेरे केश और रोम हैं। लेकिन मैंने वो दिन भी देखा है जब मेरे इसी खूबसूरत जिस्म में जहर भर दिया गया। मेरी सांसों में जहरीली हवा भर दी गई। मेरा दम घुटने लगा। मैं चीखता चिल्लाता रहा। मेरी जान तो बच गई, लेकिन अब मैं वैसा सेहतमंद नहीं और उस भयावह रात का मंजर याद करके सिहर उठता हूँ। मैं भोपाल हूँ, झीलों और पहाड़ों। तो ये वो दर्द है उस हादसे से सहमे भोपाल का। हम बात करेंगे उस हादसे के जिम्मेदारों पर, लेकिन इससे पहले बता देते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। दो और 3 दिसंबर की वो दरमियानी रात, जब यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। यूनियन कार्बाइड प्लांट में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। फैक्ट्री से करीब 40 टन गैस का रिसाव हुआ था। रिसाव की वजह थी टैंक नंबर 610 में जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का पानी से मिल जाना। गैस के पानी में मिल जाने के बाद एक रासायनिक प्रक्रिया हुई और इस टैंक में दबाव पैदा हो गया, जिससे टैंक खुल गया और उससे निकली गैस ने कुछ ही देर में हजारों लोगों की जान ली। जहरीली गैस का रिसाव सबसे ज्यादा प्रभावित कारखाने के पास स्थित झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग हुए। ये ऐसे लोग थे जो रोजी रोटी की तलाश में गैस प्लांट के बगल में झुग्गी बनाकर रह रहे थे। गैस रिसाव की वजह से महज 3 मिनट में लोग न केवल मौत की नींद सो गए, बल्कि हजारों लोग हमेशा हमेशा के लिए दिव्यांग हो गए। तो आखिर कौन था भोपाल गैस हादसे का गुनहगार? ये एक औद्योगिक हादसा तो था, लेकिन क्या इसके लिए हमारा सिस्टम भी जिम्मेदार नहीं? और अगर था तो उन गुनहगारों की गिरेबान तक हमारे हाथ क्यों नहीं पहुंच पाए? हम बात इस पर भी करेंगे। आइए इसके लिए जानते हैं कि आखिर क्यों इस हादसे को हमारे सिस्टम की लापरवाही का ही नतीजा कहा जा रहा है। भोपाल गैस त्रासदी के 37 साल हो गए, लेकिन बड़ा सवाल आज भी अनुत्तरित खड़ा है कि क्या ये हादसा हमारे सिस्टम की लापरवाही, पूंजीपतियों के हाथ बिकने का नतीजा नहीं था? और अगर था तो हमारे हाथ हजारों लोगों की मौत के गुनहगारों तक क्यों नहीं पहुंचे? जी हाँ, इस हादसे को भले ही औद्योगिक हादसा कहा जाए, लेकिन इस घटना की जांच से पता चलता है कि कंपनी, अफसरों और नेताओं ने नियमों को ताक पर रखकर अपने निजी फायदे के लिए लोगों को मौत के मुंह में ढकेला। कैसे? इसकी पड़ताल के लिए जरा पीछे चलते हैं। बात 1977 की है, जब यूनियन कार्बाइड कंपनी का भोपाल में जबरदस्त स्वागत किया गया था। इसका कारण था कि कंपनी देश में रोजगार सृजन, विदेशी मुद्रा में बचत की सौगात लेकर प्रकट हुई थी। हरित क्रांति के कारण देश में कीटनाशकों की जबरदस्त मांग बढ़ी थी और ये कंपनी इस मांग की पूर्ति में सक्षम थी।
यूनियन कार्बाइड कारखाने में कार्बारिल, एल्जिकार और सेबिडॉल जैसे खतरनाक कीटनाशकों का उत्पादन होता था। संयंत्रों में पारे और क्रोमियम जैसे दीर्घास्थी और जहरीली धातुएं भी इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन इसके साथ ही दबे पांव मौत ने भी भोपाल में चुपके से डेरा डाल लिया था। लेकिन चंद नोटों के लालच में इस खतरे को नजरअंदाज किया जा रहा था। यूनियन कार्बाइड में सबसे पहला हादसा जनवरी 1982 में हुआ था। इस दौरान पाइप में हुए गैस रिसाव के संपर्क में आकर कंपनी के कर्मचारी मोहम्मद अशरफ की मौत हो गई थी। अशरफ ऐसा पहला शख्स था जो कंपनी की उदासीनता और अनियमितताओं का शिकार हुआ था। अशरफ की मौत को अभी एक महीना भी नहीं बीता था कि 10 फरवरी 1982 में ही फैक्ट्री में एक और दुर्घटना घटी, जिसमें 25 कर्मचारी जहरीली गैस के प्रभाव में आ गए। हालांकि उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाकर पर्याप्त एंटीडोज दे दिया गया था, जिससे कि उनकी जान बच गई थी। कार्बाइड के कर्मचारी अशरफ की मौत और 25 अन्य कर्मचारियों के साथ हुए हादसे के बाद कंपनी के 2 ट्रेड यूनियन ने कंपनी के खिलाफ रोष भी व्यक्त किया था। लेकिन प्रबंधन ने खुद को बचाते हुए ये तक कह डाला कि मशीनी खामी के चलते होने वाले गैस रिसाव में इतना विषैलापन नहीं है जिससे कि किसी की जान चली जाए। इसी बीच 3 दिसंबर की घटना से मात्र 2 महीने पहले यानी 5 अक्टूबर को फैक्ट्री में एक बार फिर हादसा हुआ। इस बार हुआ हादसा मिथाइल आइसोसाइनेट बनाने वाली यूनिट में ही हुआ था, जब एक ऑपरेटर एमआईसी पाइपलाइन में एक वॉल्व को खोल रहा था तो उसे कई अन्य पाइप से जोड़ने वाला जोड़ अचानक फट गया, जिससे फैक्ट्री के अंदर जहरीली गैस का एक विशाल बादल बन गया, जिसे देखकर कर्मचारी और ऑपरेटरों में भगदड़ मच गई। फैक्ट्री के बाहर हवा की दिशा बताने वाला मार्क लगा था और सभी कर्मचारियों ने उसके विपरीत दौड़ना शुरू कर दिया ताकि जहरीली गैस के संपर्क में न आ जाए। फैक्ट्री से निकलते ही एक कर्मचारी ने अलार्म भी बजा दिया, जिससे फैक्ट्री के आसपास झुग्गी में रहने वाले लोगों में भी काफी भगदड़ मच गई। उस वक्त भी मंजर यही था, लोग चिल्ला रहे थे, भागो भागो एक दुर्घटना घटी है। एक कर्मचारियों ने दौड़ते हुए लोगों को बताया। उस वक्त भी मंजर यही था, लोग चिल्ला रहे थे, भागो भागो एक दुर्घटना घटी है। एक कर्मचारी ने दौड़ते हुए लोगों को बताया कि संयंत्र में गैस भर गई है, अगर हवा इस दिशा में बहने लगी तो जहरीली गैस के चपेट में आ जाओगे। लेकिन उस समय फैक्ट्री के सायरन की लगातार आ रही आवाज फैक्ट्री के सर्वे सर्वा के रूप में बैठे लोगों के इस विश्वास को नहीं तोड़ पाए कि आगे कोई भयावह अनहोनी भी में हुए। ये 3 ऐसे हादसे किसी भयावह घटना की ओर इशारा कर चुके थे, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन के आगे बिका हमारा सिस्टम ये देखता रहा। हमारे सिस्टम के यूनियन कार्बाइड के साथ कैसी मिलीभगत रही, इसका अंदाज कि लगातार गैस रिसाव की घटनाओं के बावजूद भी भोपाल के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा कंपनी के भोपाल से बाहर निकलने का नोटिस भी दिया गया, लेकिन नोटिस देने वाले अधिकारी का ही स्थानांतरण हो गया और कंपनी ने इसके एवज में कॉर्पोरेशन को 25,000 रुपए की राशि प्रदान की। चेतावनियों के मद्देनजर अमेरिका के 3 विशेषज्ञों ने भोपाल स्थित प्लांट पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया, जहां उन्हें कई खामियां मिली, लेकिन मसले को दबा दिया गया। मतलब साफ है, 3 दिसंबर 1984 को जो हुआ उसके लिए हमारा सिस्टम ही जिम्मेदार था। यूनियन कार्बाइड और कुछ नेताओं के खेल ने हमारी हजारों जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। भोपाल को देखते ही देखते गैस चैम्बर में तब्दील करने वाली अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनियन कार्बाइड के आला अफसरों के साथ साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी और राज्य के बड़े बड़े नौकरशाहों को जिम्मेदार कहा जाए तो कुछ भी गलत नहीं होगा। इस हादसे में कितने लोगों की जान गई और कितने लोग प्रभावित हुए, इसको लेकर भी अभी आंकड़े साफ नहीं हैं, लेकिन आज भी लोगों को वो मंजर याद है जब भोपाल शहर में लाशें ढोने के लिए गाड़ियां कम पड़ गई थी और बाजार में कफन नहीं मिल रहे थे। इस घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए शपथ पत्र में मरने वालों की संख्या 5,295 है, जबकि राज्य सरकार ने एक अन्य याचिका में मरने वालों में लोगों की संख्या 15,248 बताई है।
यही नहीं, इस हादसे में बीमार होने वाले लोगों के आंकड़ों की संख्या में भी संशय के बादल हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 5 लाख से ऊपर लोग इस हादसे से प्रभावित हुए और आज भी इनका दंश झेल रहे हैं। हजारों लोगों की जान लेने और लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह करने वाले इस हादसे के जिम्मेदार यूनियन कार्बाइड प्रबंधन पर सिस्टम की मेहरबानी यहीं तक नहीं रही। इस कंपनी के मालिक वॉरेन एंडरसन को अमेरिका भगाने के आरोप के घेरे में तो तत्कालीन सीएम और पीएम तक रहे। भोपाल गैस त्रासदी की 37वीं बरसी पर एक बार फिर लोगों के जहन में यूनियन कार्बाइड कारखाने के मालिक वॉरेन एंडरसन की यादें ताजा कर दी। एंडरसन को अमेरिका से भारत लाए जाने की मांग को लेकर भी अदालती कार्रवाई हुई, लेकिन कोई भी सरकार एंडरसन को भारत नहीं ला सकी। यूनियन कार्बाइड कारखाने की जहरीली गैस से ही मौतों के मामले में बढ़ती गई लापरवाहियों के लिए यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के मालिक वॉरेन एंडरसन को मुख्य आरोपी बनाया गया था। वॉरेन एंडरसन को भारतीय दंड विधान यानी आईपीसी की ऐसी गंभीर धाराओं के तहत गिरफ्तार तो किया गया जिन पर अदालत की इजाजत के बिना जमानत नहीं मिल सकती थी, लेकिन महज 4-5 घंटों के भीतर ही एंडरसन को जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद एंडरसन देश छोड़कर भाग गया। भागा ही नहीं बल्कि यूं कहें उसे भगाया गया। भोपाल के तत्कालीन कलेक्टर मोती सिंह और एसपी स्वराजपुरी उसे सरकारी गाड़ी से एयरपोर्ट छोड़ने गए। कहते हैं कि उसे ये मदद प्रधानमंत्री राजीव गांधी और मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के कहने पर मिली थी। इसके बाद एंडरसन के खिलाफ अदालतों में सुनवाइयां होती रहीं। अमेरिका से उनके प्रत्यर्पण की कथित कोशिशें भी की जाती रहीं, लेकिन भारत नहीं लाया जा सका। घटना के 3 साल तक जांच करने के बाद सीबीआई ने वॉरेन एंडरसन समेत यूनियन कार्बाइड के 11 अधिकारियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। एंडरसन 1986 में यूनियन कार्बाइड के सर्वोच्च पद से रिटायर हुआ और 92 साल की उम्र में 29 सितंबर 2014 को अमेरिका के फ्लोरिडा में उसकी मौत हो गई। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।